गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे भी बच्चे आप देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी लॉ का सिलेबस कर रहे हैं हम, और मैंने साथ साथ इनकम टैक्स का भी स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आज मेरा जो कंपनी लॉ का जो सिलेबस है, मैं मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाले चैप्टर पे पहुँच गई हूँ। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर को छोड़कर सारे चैप्टर मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। और साथ में इनकी शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ के अंदर, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। वो भी मैंने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। ठीक है, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहाँ से क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और आर्टिकल के अंदर भी अल्ट्रेशन प्लस और हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओवरऑल मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया है, मीन्स की कंटेंट लिख लिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। करैक्टरिस्टिक्स क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, नेचर, ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द रजिस्ट्रार आर्टिकल्स, ठीक है, एंड फॉर्म एंड लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल, राइट। लिमिटेशंस रिगार्डिंग द अल्ट्रेशन के रिगार्डिंग, अगर हम आर्टिकल को चेंजेस करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमारी लिमिटेशंस है, उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल अंडर द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने साथ में वो भी लिख रखा है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है बाइंडिंग फोर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और लीगल इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल। दैट मीन्स कौन किसको किस तरह से बाइंड करता है, ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 4 नंबर में आ सकते हैं, कोई भी डॉक्ट्रिन आ सकती है, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस। तीनों क्या है, डॉक्ट्रिन है, दोनों तीनों क्या है, प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट है कि एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन, ये दोनों कंबाइन करके आते हैं, मोस्ट ऑफ चांसेस यही रहता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंड डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। आई होप आपने अपने चैप्टर के साथ देख लिया होगा कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आ रहे होंगे। मैंने सारा चैप्टर इस पेज के ऊपर एक ब्रीफ के अंदर मैंने लिख दिया है। अब इसको हम पूरा डीपली पढ़ते हैं, क्या क्या इसके मीनिंग है। टॉपिक वाइज है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टॉपिक करेंगे, देन चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगर कोई बच्चा, देखिए किसी को अच्छे नंबर चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, सारे चैप्टर करके जाने पड़ेंगे। और जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए लेना चाहता है तो उसके लिए भी एक मेरे पास आइडिया है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बच्चों को, दोनों तरह के बच्चों को पढ़ाती आ रही हूँ। कि एक तो क्या है, पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ती हूँ, बट दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो नॉलेज प्लस नंबरों के लिए भी पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि जिसके नंबर आएंगे, मैं बताती हूँ कि डी यूनिवर्सिटी जो है बहुत हाई कट ऑफ लेके चलती है, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप डी यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कोई भी कैटेगरी के है 70+ एग्रीगेट परसेंटेज तो लेके मानते ही है कि आप बच्चों के होने चाहिए, देन आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अगर 70 से नीचे चले गए थोड़ा सा भी परसेंट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ 70, तो अगर मैं डी यूनिवर्सिटी की बात करूँ उसके अंदर 80+ अमाउंट, मतलब कि 80+ क्या है, आपके नंबर होने चाहिए, सारी बीकॉम के एग्रीगेट नंबर होने चाहिए। तो इसीलिए आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के लिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से एमए, एमकॉम एंड आपकी जितनी भी कोर्सेज है, सीए फाउंडेशंस की है, ठीक है, सीए के लिए करते हैं यहाँ प्रिपरेशन, उनके लिए भी क्या है, आपकी हाई परसेंटेज लेती है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारा चीज़ें आती है आपकी आगे जाके घूम फिर के, राइट। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चैप्टर को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा चैप्टर है ये। सो अब हम सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा बहुत क्लियरली, ठीक है।
सो यहाँ पे देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होते हैं। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट मीन्स कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके साथ ही कंपनी के अंदर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पूरा ब्रीफली बता चुकी हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करी जा रही है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा, राइट। और ये क्या किया जाता है कि प्रमोटर्स को तैयार करने के बाद क्या करता है, जो कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाकर वो क्या करता है, उसे सबमिट करवा देता है रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट, जो भी अदर डॉक्यूमेंट है एज ए प्रूफ के लिए प्लस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को प्रमोटर कहाँ रजिस्टर मतलब सबमिट करवा के आता है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, कंपनी के जहाँ कंपनी का ऑफिस है वहाँ उसे सबमिट करवाते हैं। ठीक है भाई, और दूसरी बात इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इसको समझाऊंगी, इसको समझाने के बाद इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको कंपनी की लिमिट के बारे में पता लगता था, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगता था, कंपनी के राइट्स के बारे में पता लगता था, कितने स्फीयर ऑफ एक्टिविटी के अंदर फैली हुई है, राइट, ये सभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताता था, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसके होने के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये उठना चाहिए, बिकॉज जितने भी राइट हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितना जो भी हमारा कंपनी का एम है, जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, जिसके लिए कंपनी बनी है, उसको रास्ता दिखाने के लिए, उसको रूल रेगुलेशन बताने के लिए, ठीक है, प्रोसीजर बताने के लिए कि आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, किस एक्टिविटी के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है दूसरी एक्टिविटी के लिए, तो वो रूल रेगुलेशंस प्रोसीजर जो बताती है वो कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव कौन बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कौन बताता है, हमारे प्रोसीजर को बताता है, प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वो हमें कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है भाई, ये कहते हैं कि इट डिफाइन द लिमिटेशन विद इन द विच द कंपनी मस्ट बी फंक्शन। ये डिफाइन करता है कि कितनी लिमिट के अंदर कंपनी को काम करना चाहिए। वट रूल शैल अप्लाई, क्या रूल अप्लाई करना चाहिए इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कि अंदर वाले जो मैनेजमेंट हो रहा है, अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर क्या क्या रूल फॉलो होने चाहिए, क्या क्या रूल अप्लाई होने चाहिए किस किस एक्टिविटी के अंदर, और वट विल राइट ऑफ द वेरियस पार्टी, क्या क्या राइट होने चाहिए डिफरेंट पार्टीज़ के। अब बात यहाँ पे उठती है कि वेरियस पार्टीज़ के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। अगर मैं बताऊँ तो पार्टीज़ के अंदर हमारे इंक्लूड होते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, राइट, ऑफिसर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये सारे इसके अंदर वेरियस पार्टी के अंदर इंक्लूड होंगे। उनके राइट्स, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होगी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का डॉक्यूमेंट है दैट स्पेसिफाई द रेगुलेशन फॉर अ कंपनी ऑपरेशन। वो किस लिए होती है, वो स्पेसिफाई करती है, वो रेगुलेशन करती है, वो गाइडलाइंस करती है कंपनी के ऑपरेशंस की। ऑपरेशन को मैंने बताया था कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है उन एक्टिविटीज़ को क्या बोला जाता है, ऑपरेशन बोला जाता है। एंड डिफाइन द कंपनी ऑपरेशन, और कंपनी की एक्टिविटीज़ को भी डिफाइन करता है कि कितनी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। एंड डिफाइन द कंपनी पर्पस, कंपनी के पर्पस को भी डिफाइन करते हैं कि किन पर्पस के लिए क्या परफॉर्म करना है। दिस डॉक्यूमेंट ले आउट हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट कौन सा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डिफाइन करता है कि कैसे आप अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, अपने टास्क को कंप्लीट अप कर सकते हैं। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। टॉपिक नंबर 1 ही चल रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो डेफिनेशन बात करते हैं, आपको यही डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि आप अगर गूगल पे भी अगर सर्च करोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन तो आपको सबसे पहले ये मिलेगी, बिकॉज एक ये ऑथराइज्ड है। ऑथराइज काफ़ी आपकी बुक के अंदर 2 मिलेगी, जस्टिस ब्राउन के थ्रू और एक आएगा जस्टिस कार्सल वर्थ के थ्रू, बट आपको यहाँ ये करनी है बिकॉज ये ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनल फ्रेम्ड और एज अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। ये कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कि
टाइम टू टाइमली जो चेंज किया गया है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के अंदर, मतलब पिछले सालों के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को करने के बाद जो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को बोला गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिकॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपको बहुत सारी प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है अगर आप अल्ट्रेशन करते हैं, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई इतनी ज़्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपको पता भी होगा एमओए के लिए क्या क्या प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती थी, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और डेफिनेशन बताना चाहूँगी, डेफिनेशन नंबर जस्टिस कार्ल्स वर्थ के अकॉर्डिंग। ये कहते हैं कि द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग द राइट ऑफ मेंबर। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रेगुलेट करता है, बताता है कि क्या क्या राइट हैं कंपनी के मेंबर्स की among themselves and the manner in which the बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी कंडक्ट। और साथ में ये भी बताता है कि बिजनेस किस तरह का कंडक्ट किया जा रहा है, बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और मेंबर्स की क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, वो डिफाइन करता है ये आर्टिकल डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट है वो डिफाइन करते हैं। क्लियर? आई होप आपको दोनों डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि गवर्न बाय इट्स मेमोरेंडम। जो आर्टिकल होता है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? मेमोरेंडम के द्वारा किया जाता है। मीन्स जो चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी होगी उसको किस तरह से फॉलो करना है वो आर्टिकल बताते हैं। यही बात बोलिए, जो चीज़ें मान लो कि मेमोरेंडम में ये लिखी है कि कंपनी अपने फंड, अपने जो अमाउंट कैपिटल्स है, फंड है, उसे रेज कर सकती है, फंड को क्या कर सकती है? रेज कर सकती है। ठीक है, तो कैसे कर सकती है वो ये मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, बट जो रूल होगा कैसे करेगी, किस कब करना है, कितनी अमाउंट तक का फंड रेज कर सकती है, वो सभी कहाँ लिखा होगा? हमारा एमओए के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि जो एमओए के अंदर लिखा होगा वो एओए करेगा। तो ये गवर्न किसके, जो रूल होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमारे एमओए के ऊपर। तो इसलिए कहा गया है कि गवर्न बाय इट्स मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाते हैं। सेकंड कहते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये क्या है? एक तरह से पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नॉर्मल सी बात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी के जितने भी आउटसाइडर शेयर होल्डर है उन्हें कंपनी के बारे में नॉलेज हो जाती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, इंटरनल रूल्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। ये कहते हैं कि जितने भी आर्टिकल के अंदर जो भी लिखा होगा, कंटेन मतलब कि आर्टिकल कंटेन द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो इंटरनल रूल्स होंगे वो आर्टिकल के अंदर लिखे होंगे। एंड साथ में क्या होगा? ये भी बताएगा कि कभी किसी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो नहीं हर्ट हो रहा। दैट मीन्स जो चीज़ें उनको बताई गई थी अगर वो उन्हें ना मिले शेयर होल्डर्स को, दैट मीन्स उनकी गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उसके इंटरेस्ट का, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जाता है इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये डिफाइन किया जाता है कि जो शेयर होल्डर है या फिर कंपनी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनकी पावर्स, उनकी लिमिटेशंस एंड उनकी राइट्स क्या क्या हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। साथ में ये भी बताता है कि कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि साथ साथ आर्टिकल हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कंपनी के और बिजनेस के अंदर होने वाले सभी गतिविधियों को मैनेजमेंट करके चलता है, सभी गतिविधियों को वो कंडक्ट करके चलता है टाइमली। ठीक है, कोई डिले नहीं होता क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। 6 पॉइंट कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर एंड इट्स कंपनी। ये कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है किस किस के बीच में? हमारे मेंबर्स के बीच में और हमारे कंपनी के बीच में। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि पर्टेन टू इंटर रिलेटेड राइट ऑफ अ मेंबर। ये क्या कहते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है कि आर्टिकल के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन लिखे होंगे वो सभी क्या होंगे? कंपनी को भी पता होंगे और वो मेंबर्स को भी पता होंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि रूल एंड पॉलिसी इज इलॉबरेट। रूल और जो रेगुलेशन होंगे, रूल होगी, जो पॉलिसी होगी वो पूरी तरह से लिखित में होगी, पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया होगा। इलॉबरेट का मतलब होता है विस्तार से आपको बताना, एक्सप्लेन पूरी ब्रीफली करना, डीपली करना। क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे ये मेमोरेंडम के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का
इंटरेस्ट को बचाता है और साथ में रूल रेगुलेशन बनाता है जो कि पूरी तरह से एक्सप्लेन होते हैं, टाइम मैनेजमेंट है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है और प्लस हमारे पावर्स लिमिटेशन बताता है कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, ऑब्जेक्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नेचर्स है इसकी। तो सबसे पहले कहते हैं कि डिफाइन रूल, सब रूल फॉर परसुएट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ओवरकम डे टू डे प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाता है जिससे कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें अचीव करने में कंपनी के मेंबर्स को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसलिए डे टू डे के जो चैलेंजेस होते हैं, डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कम करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हेल्प की जाती है। बिकॉज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर सभी तरह के रूल लिखे होते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस रूल से फॉलो करनी। क्लियर। इसका ऑब्जेक्टिव पहला ये रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। ये कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में एक ऐसा संबंध क्रिएट करता है कि उनके बीच में विश्वसनीयता आए। विश्वसनीयता का मतलब कि उनके बीच में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्रिएट करे जिससे कि वो इन्वेस्ट को शेयर्स को क्या कर सके, वो इन्वेस्ट कर सके और कंपनी भी उनके ऊपर विश्वास कर सके। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि थर्ड पॉइंट कहते हैं कि दोज हु डील एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे आपकी बुक के अंदर बहुत लेंथी थ्योरी लिखी हुई है, आपको दिखा देती हूँ मैं। वैसे इस तरह से थ्योरी लिखी हुई है, उसको मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्यूशन्स के पैसे अफोर्डेबल नहीं कर पाते, राइट, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दैट्स अ रीज़न, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ट्यूशन फीस पे ऑफ कर सकते हैं। तो यही मेरा मोटिव है कि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो इस तरह की कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, पूरा सिलेबस करवाऊंगी और पूरा कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, राइट। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स की क्या ले सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं साथ साथ बीच में इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज आप कई बच्चे क्या है कमेंट करके पूछते हैं मैम नोट्स कहाँ मिलेंगे, मैम अगला चैप्टर कब आएगा। प्लीज़ साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपसे आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उसको इजीली देख सकें, राइट। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर क्या है। ये कहते हैं कि दोज हु डील एंड मेक, यहाँ में एंड आएगा, एंड मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है या कॉन्टैक्ट कर रहा है उसे पता होना चाहिए कंपनी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, कितने शेयर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी स्पेयर ऑफ एरिया के अंदर वो कंपनी अपने काम को परफॉर्म कर सकती है। मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन उसे उन पर्सनस को पता होना चाहिए जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। दैट्स अ रीज़न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट कहते हैं कि एनी एक्टिविटी इज़ परफॉर्म ओनली व्हेन। ये कहते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी, कंपनी की बात की जा रही, कंपनी कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करना चाहेगी ना तो पहले वो एक्टिविटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो लिखी होनी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ बाउंड्री होगी। अगर कोई भी एक्टिविटी मान लो कि उन्हें ये बोला है कि आपको इस एरिया से बाहर नहीं जाना, अगर कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं तो इस एरिया से बाहर जाकर कोई भी एक्टिविटी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी क्या कर दी उन्होंने, परफॉर्म कर दी, तो क्या होगा, इसकी जो जिम्मेदारी होगी ना वो खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने भी एक्टिविटी परफॉर्म की है। क्योंकि वो चीज़ें ये बोला था कि इस एरिया के अंदर रह के काम करना है, अगर वो उससे बाहर जाएगा तो नॉर्मल सी बात है वो खुद लाइबल होगा, राइट। तो उसे खुद सारी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा नहीं हुआ था कि आपको इससे बाहर जाना है, यही बोला गया है कि एनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म ओनली व्हेन। कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज सर्टेन एक्ट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उसकी परमिशन, उसके उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग उसे परमिशन होनी चाहिए और वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होनी चाहिए। क्लियर। इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर अ सब्सिडरी ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ अ एसोसिएशन। ये कहते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये सिमिलर है किसके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। बिकॉज जो वही काम किया जाएगा जो मेमोरेंडम में लिखा होगा, और उस मेमोरेंडम में जो लिखा होगा
ऑब्जेक्टिव होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसको फॉलो करने के लिए हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ी है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट टॉपिक नंबर है हमारा 4, ऑब्लिगेशन टू रजिस्ट्रार आर्टिकल्स। ये कहते हैं कि ऑब्लिगेशन क्या क्या है, किसके रिगार्डिंग, हमारी रजिस्ट्रार आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। अब ये बात क्वेश्चन यहाँ माइंड में उठना चाहिए वैसे आपके कि जो ऑब्लिगेशन है वो किस किस के रिगार्डिंग होगी। ये जो ऑब्लिगेशन होगी हमारी कंपनीज के रिगार्डिंग होगी। कंपनीज हमने पढ़ी थी, कंपनी हमारी, देखिए कंपनी हमारी दो तरह की थी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे पहले पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, वो भी कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर। ये क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ऐसी कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। कैसी कंपनी को, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब आप ये कहेंगे कि लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है। चैप्टर नंबर 3 टाइप ऑफ कंपनी, उसके अंदर एक पॉइंट आया था, मैं आपको शो भी करती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये मैं ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को, सो आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट पे आती हूँ कि ये क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ये कहते हैं कि अगर कोई पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहते हैं कि इट इज़ ऑप्शनल फॉर अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर टू रजिस्टर इट्स आर्टिकल। ये पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर है ना, उसके लिए एक ऑप्शन है। आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। आपका मन करता है तो करिए, आपका मन नहीं करता तो मत करिए। किसके लिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बनाने के लिए और रजिस्टर ऑफ अ कंपनी के अंदर सबमिट करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि अगर वो आर्टिकल नहीं फॉलो करेगी तो मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उसको फॉलो करने के लिए क्या रूल अप्लाई होगा, किस तरह के रूल को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो इसके लिए इस पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टेबल नंबर 1 को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहती है टेबल नंबर 1, विच इज़ ए मॉडल सेट, जिसके अंदर टेबल नंबर ए के अंदर 99 आर्टिकल्स का एक ग्रुप है, जिसको किसके अंदर गिवन किया गया है, शेड्यूल नंबर 1 ऑफ अ कंपनी एक्ट 2013, राइट। या तो ये टेबल नंबर 1 को फॉलो कर सकती है पब्लिक कंपनी। दूसरा ऑप्शन, और का मतलब होता है या तो ये या ये या ये, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या है, या तो वो टेबल नंबर ए को फॉलो करे जो शेड्यूल नंबर 1 ऑफ अ कंपनी एक्ट के अंदर दिया गया है। इसके अंदर जो रूल लिखे हुए हैं वो कंप्लीटली डिफाइन है, राइट। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि टेबल नंबर ए में क्या है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि टेबल नंबर ए शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट को फॉलो करेगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि फॉर्मुलेट एंड रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कहते हैं कि उसके पास ये भी है कि कंपनी खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ले भाई, ठीक है। खुद के रूल रेगुलेशन बना ले कि इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो कौन सा रूल फॉलो करेगी, इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो कौन सा रूल फॉलो करेगी। दैट मीन्स अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना ले। अब तीसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, तीसरा ऑप्शन ये है कि पार्टली अडॉप्ट टेबल नंबर ए। कहते हैं कि आधा टेबल नंबर ए को अडॉप्ट कर ले और आधा हैव इट्स ओवन आर्टिकल, उसका खुद का आर्टिकल, मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन, राइट। तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का कंसेप्ट आ गया होगा समझ में। उसे प्रॉपर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो प्रॉपरली मेंशन किया गया है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उसे टेबल नंबर ए शेड्यूल नंबर 1 ऑफ कंपनी एक्ट को फॉलो कर सकती है, या फिर वो खुद का आर्टिकल बना सकती है, या फिर दोनों का कंबाइन करके अपनी कंपनी के अंदर फॉलो कर सकती है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन किसके रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ द अदर कंपनी। और बाकी सभी कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो क्या था कि रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी नहीं है, पब्लिक कंपनी। एंड दूसरा पॉइंट ये है, और इस पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट और है, उस 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वहाँ क्या था, पब्लिक कंपनी, यहाँ क्या है, प्राइवेट कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है उसे क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम दोनों बहुत ज़रूरी हैं प्राइवेट कंपनी के लिए, क्योंकि एक तरह से प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसके थ्रू
कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है अपने शेयर होल्डर, अपने क्रेडिटर्स, अपने डिबेंचर्स होल्डर्स, अदर ऑफिसर्स को पता चलती है, राइट। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होगा, उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा और मेमोरेंडम को, और इनकी जो कॉपी जब आप रजिस्टर ऑफिस के अंदर जब सबमिट करवाओगे तो उनके ऊपर कुछ एक पर्सन के साइन होते हैं। मैंने बताया था 3-4 पर्सन के साइन होते हैं, जितने भी मेंबर, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, इनके साइन होते हैं, राइट। तो जो साइन मेमोरेंडम के अंदर थे, मान लो कि मेमोरेंडम के अंदर 3 पर्सन के साइन थे। फर्स्ट इज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, यहाँ आएगा वो, ठीक है, और आपके मान लो कि शेयर होल्डर है, राइट। इन तीनों के साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो सेम साइन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी होने चाहिए, ये यहाँ बोल रहा है। नेक्स्ट कहते हैं कि फॉर अ प्राइवेट कंपनी हैज 3 रिस्ट्रिक्शंस एज कंटेन सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कंपनी एक्ट, यहाँ लिखा नहीं हुआ, कंपनी एक्ट 2013। ये सेक्शन जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जब मैंने डिफरेंस करवाया था इनको ट्रिक बताई थी मैंने कैसे याद करना है, अब वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की जो 3 रिस्ट्रिक्शंस है RLP, इनको फॉलो जरूर करना पड़ेगा। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, कि कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक से इशू नहीं कर सकती, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। एल कहते हैं कि लिमिटेशन, कि वो 2 से लेके 200 मेंबर तक का ही क्या कर सकती है, शेयर मेंबर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। कंपनी के अंदर मेंबर प्राइवेट में 2 से 200 तक की होती है। और प्रोहिबिटेड, पी का मतलब प्रोहिबिटेड, कि वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये रोक है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, रोक लगाई गई है, पाबंदी है कि एक जो शेयर होल्डर है किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर को नहीं ट्रांसफर कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड है किसके थ्रू, गारंटी के थ्रू, उन्हें भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जरूरत है उसे फॉलो करने के लिए। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि इट इज़ आल्सो मैंडेटरी टू गेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद द एमओए के साथ साथ उन्हें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी सबमिट करवाना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ अ कंपनी के नाम। द आर्टिकल मस्ट आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ए मेंबर विद द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। ये कहते हैं कि जब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जब सबमिट करवाएंगे उस टाइम पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ मेंबर आपकी कंपनी के अंदर इस समय क्या कर रहे हैं इस समय आपकी कंपनी के अंदर प्रेजेंट हैं, उसकी भी लिस्ट आपको साथ में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट कहते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज को फॉलो करती है। ये कहते हैं कि इट्स आल्सो मस्ट बी गेट इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड विद अ एमओए के साथ साथ उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। साथ में कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी मस्ट स्टेट, इसके साथ साथ आप यहाँ पे तो क्या था कि नंबर ऑफ ए लिस्ट देनी पड़ेगी, बट अनलिमिटेड के अंदर आपको क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या स्टेटेड करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ए मेंबर विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, कितने नंबर के साथ मेंबर के क्या करना, मेंबर क्या के साथ क्या कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, यहाँ पे विच आएगा। देखिए अगेन अपनी गलती समझ में, विद विच गलती सबसे होती है, गलती मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो ठीक है, आप भी गलती करते हैं, मैं भी गलती करूँगी, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, राइट। आप मुझे क्या है, मैं तभी बोलती हूँ कमेंट करके जरूर बताते हैं कि चाहे पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, पॉजिटिव कमेंट होगा तो मैं क्या है अप्रिशिएट होंगी और क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, राइट। तो आप इसलिए बोलती हूँ कमेंट जरूर कीजिए, और नेगेटिव कमेंट करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप ऐसे बोलोगे कि मैम आपकी PDF अच्छी नहीं दिख रही, मतलब कुछ भी हो सकता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी, राइट। तो कुछ ना कुछ सीख रही हूँ आपसे, तो आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रही हूँ, दोनों क्या है एक तरह से लर्निंग प्लस टीचिंग हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तब उस कंपनी के अंदर मेंबर्स कितने हैं, प्लस आपको ये भी बताना है कि कंपनी शेयर कैपिटल इज आल्सो मेंशन, आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है वो भी आपको प्रॉपरली मेंशन करनी होगी, किसके साथ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 6 करने वाले हैं, कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या कहते हैं कि आपका कंटेंट क्या रहने वाला है,
वैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर बहुत वाइड कंटेंट है, आपकी बुक के अंदर भी शो करके दिखाऊंगी। ये बहुत सारी कंटेंट रूल्स हैं। ये एक तरह से बताऊं तो मैं, जैसे कि कंपनी बनने से लेके कंपनी बिगड़ने तक, मीन्स वाइंडिंग अप होने तक की सारी प्रोसेस दी हुई है। बहुत इजीली आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप प्लस 2 से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि इसके अंदर, वैसे आपकी बुक के अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ब्रीफ से उठाया है, बट अगर आप पेपर के अंदर ये पूरा चार्ट बना के आओगे, श्योर आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपको रूल रेगुलेशन बताना, सब रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि क्या क्या मैटर चल रहा है हमारे कंपनी के अंदर, क्या क्या मैटर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, वो सभी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल्स को जनरेट करेंगे, और शेयर कैपिटल को रेज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग अपॉइंट की जाएगी। जनरल मीटिंग के अंदर ये बताया जाएगा कितने शेयर्स हम पब्लिक को इश्यू करें, कितने शेयर हम पब्लिक को इश्यू ना करें। उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ अ शेयर। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आपके शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा किसी वन पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। नेक्स्ट कहते हैं कि फॉरफिट ऑफ अ शेयर एंड सरेंडर ऑफ अ शेयर। फॉरफिट क्या होता है कि जब पर्सन आप शेयर्स की अमाउंट को पे करने के लिए कैपेबल नहीं होते। आपने प्लस 2 क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर बताते हैं कि जब भी कोई शेयर होल्डर शेयर के बदले पैसे देने के रिगार्डिंग आप क्या है कैपेबल नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है, उसके जो शेयर है उसे फॉरफिट कर लेती है, उसे जब्त कर लेती है, राइट। या फिर शेयर होल्डर खुद ही सरेंडर कर देता है, मतलब कि बीच में छोड़ देता है। उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर आपको ये भी मेंशन होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि क्या आप शेयर को स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है भाई। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑडिटिंग ऑफ ए कंपनी की ऑडिटिंग कब होती है, कैसे होती है, कौन करता है, कहीं से अपॉइंट होता है या फिर कंपनी के मेंबर्स ही ऑडिटिंग करते हैं, ये भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। वोटिंग राइट के साथ काम किया जाएगा, और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ये भी मेंशन होता है कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट आपको इतना जैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। टॉपिक नंबर 7 क्या था कि अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अल्ट्रेशन करने क्या होता है आर्टिकल के अंदर, कैसे होगा, और इसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा जब हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि ये कहते हैं कि अंडर सेक्शन 14 ऑफ कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 14 और एक्ट 2013 ये प्रोवाइड करता है कि जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी हमारी मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है, उनके अंदर अगर आपको अल्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ, 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज दैट जर्नल और सेकंड इज स्पेशल। देखिए एग्जांपल समझना, मान लो कि क्लास के अंदर क्या है 100 बच्चे हैं, 100 में से किसी एक को क्या चुनना है, मेंटर चुनना है, या फिर हम बोल देते हैं मॉनिटर चुनना है, राइट। तो क्या करते हैं, 100 में से वोटिंग होती है कि वोट करें कि किस बच्चे को आप क्या है वोट करना। मान लो कि आपके सामने 2 पर्सन खड़े कर दिए कि आपको उनको वोट करनी है, तो मान लो कि 50-50% बच्चे वोटिंग करते हैं, राइट। आधे इसकी तरफ बच्चे वोट कर रहे हैं, आधे इसकी तरफ कर रहे हैं, तो ये होता है जनरल, जिसके अंदर सामान्य तौर पर 50-50% इक्वली होता है। बट अगर स्पेशल की बात की जाए तो स्पेशल के अंदर होता है 100 में से 75% क्या है बच्चे एक तरफ होंगे, 25% बच्चे क्या होंगे एक तरफ होंगे। दैट मीन्स 3/4 एक तरफ एंड 1/4 एक तरफ। इसे क्या कहेंगे, जब 75% क्या है वोटिंग राइट जब किसी एक की तरफ होती है, उसे बोलते हैं हम स्पेशल रेजोल्यूशन। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर कि आपको ये बताया जाएगा कि पहले आप कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके थ्रू क्या कीजिए, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, और क्या है आप अपने अल्ट्रेशन कर सकते हैं। बस इसके अंदर अल्ट्रेशन का यही मेन पॉइंट है कि सेक्शन याद करना है, एक्ट याद करना है, और क्या याद रखना है,
स्पेशल रेजोल्यूशन करना है याद, ठीक है, कि स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या, आप इसको भी डिफाइन करके आ सकते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब नेक्स्ट है कि प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर अल्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि आपको सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक अप्रूवल पास किया जाएगा। मीन्स कि एक कहते हैं कि एक क्या बोलूँ इसको, ऐलान किया जाएगा, अप्रूवल पास किया जाएगा। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिसाइड करेगा कि वो एक पहली बात तो जनरल मीटिंग अटेंड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले तो क्या करेगा? अप्रूवल करेगा कि हाँ अल्ट्रेशन करेंगे हम। अल्ट्रेशन करने के लिए जो प्रोसेस होगा उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग क्या होता है? जिसके अंदर सारे मेंबर आ जाते हैं और मेंबर अपनी अपनी व्यूज़ देते हैं, वोटिंग राइट होती है और उसके अंदर जो भी डिसीजन रहेगा सभी को सुना देंगे। ये होती है हमारी जनरल मीटिंग, जिसके अंदर सारे मेंबर इंक्लूड होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो उस जनरल मीटिंग का क्या टाइम रहेगा, क्या डेट रहेगी, किस जगह पर आपकी जनरल मीटिंग होने वाली, ये सारा डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा। किस चीज़ का? कि जनरल मीटिंग कब, कहाँ, कैसे होगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। सेकेंड स्टेप ये कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास इन जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन द अपॉइंटेड डेट। जो भी डेट टाइम प्लेस सेट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, उस टाइम प्लेस के ऊपर जनरल मीटिंग अपॉइंट हो जाएगी और जनरल मीटिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद क्या करना है? विद इन 30 डे के बाद, मीन्स कि 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के अंदर, विद इन लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? पासिंग रेजोल्यूशन, जो आपने पास किया है स्पेशल रेजोल्यूशन, वो क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर कंपनी हैज़ फिल फॉर्म नंबर 23 इन रजिस्टर ऑफ ए कंपनी। रजिस्टर ऑफ ए कंपनी के अंदर फॉर्म नंबर 23 फिल करेगी कंपनी। और साथ में जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए फीस पे करते हैं ना, तो इसी तरह से कंपनी को भी फॉर्म नंबर 23 को फिल करने के बाद, फीस पे करने के बाद, पैसे जमा करवाने के बाद, और उस रेजोल्यूशन मीन्स की जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी कॉपी आपको सबमिट करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर, ठीक है। 3 चीज़ आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। पहले फॉर्म नंबर 3 के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी कंपनी के बारे में। नेक्स्ट आपको फीस पे करनी पड़ेगी अल्ट्रेशन करने के लिए। नेक्स्ट आपको क्या है? रेजोल्यूशन, जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था इन जनरल मीटिंग के अंदर, वो आपको लगाना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल, अगर आप अल्ट्रेशन करते हैं। अगर कोई कंपनी कन्वर्जन करना चाहती है, इफ़ अल्ट्रेशन रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कोई भी पब्लिक कंपनी कभी भी प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। बट इन केस ऑफ द, अगर कोई कंपनी करना भी चाहती है कि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट कंपनी, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर A-B को फिल करना होगा। और किसके पास सबमिट करना? एप्लीकेशन इज रिटन इन अ फॉर्म नंबर A-B टू द रीजनली डायरेक्टर कंसर्न फॉर हिज अप्रूवल विद इन 3 month ऑफ द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, ठीक है। ये कहते हैं कि अगर कोई कंपनी ऐसे करना भी चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? जो रीजनल डायरेक्टर है, दैट मीन्स आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है, उसे क्या करना पड़ेगा? उस फॉर्म नंबर A-B को फिल करना पड़ेगा। और प्लस 3 महीने के अंदर अंदर, कौन से 3 महीने के अंदर? जहाँ से आपका डेट ऑफ रेजोल्यूशन है। मान लो कि आपने रेजोल्यूशन पास किया है आज, जैसे मान लेते हैं 10 तारीख 12वां महीना 2021 है। इसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वो फॉर्म नंबर A-B आपको क्या करना? सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर, ठीक है। ये कहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। आफ्टर दिस अप्रूवल, इस अप्रूवल को लेने के बाद, प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल एज अल्टर्ड फिल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी विद इन 15 day फ्रॉम द अप्रूवल डे। अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी को उस अल्टर्ड किए गए आर्टिकल को, मीन्स की मान लो कि जो जो चेंज करवाना चाहते थे वो चेंज हो चुके हैं, उसके लिए परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। उस अल्टर्ड किए हुए
डाटा को कहाँ सबमिट करवाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ अ कंपनी के अंदर वापस, कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हमारा हो गया जिसके लिए हमने प्रोसेस की हुई थी। और वो कितने दिन के अंदर करवानी होगी, 15 दिन के अंदर अंदर हमें सबमिट करना होगा। स्टेप नंबर 6 क्या रहने वाला है, स्टेप नंबर 6 ये है कि इफ़ अ कंपनी इज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई ऐसी कंपनी भी है जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा था स्टॉक एक्सचेंज में, तब कब होगी, जब वो शेयर्स की डीलिंग करती होगी, शेयर्स को क्या करती होगी, परचेज और सेलिंग करती होगी, तभी वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होगी। क्योंकि शेयर्स की सेलिंग और परचेजिंग कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होती है। दैट मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे होती है, राइट। तो अगर किसी कंपनी ने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करवा रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी को 2 कॉपी फोटोस्टेट भेजनी पड़ेगी। पहली कॉपी किसके पास भेजनी पड़ेगी, कॉपी ऑफ ऑल नोटिस, जो भी नोटिस रहा होगा, चाहे अल्ट्रेशन का हो, चाहे उनकी रिजेक्ट पॉइंट हो चुकी है, कैसा भी नोटिस है वो उन्हें सबमिट करवाना पड़ेगा। किसके पास भेजना पड़ेगा, पहले शेयर होल्डर्स के पास भेजना पड़ेगा, एक कॉपी शेयर होल्डर्स को भेजनी पड़ेगी, और दूसरी कहाँ भेजनी है आपको, कॉपी ऑफ ऑल नोटिस, जितना भी नोटिस रहेगा वो आपको स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ भेजनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट के अंदर भेजनी पड़ेगी, वो भी 6 कॉपी भेजनी पड़ेगी। इसके यहाँ 1 कॉपी, इसके यहाँ 6 कॉपी। क्लियर, आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले अप्रूवल लेनी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल लेगा, उस किसके लिए, जनरल मीटिंग को अपॉइंट करेगा, डेट टाइम फिक्स किया जाएगा, डेट टाइम फिक्स के अंदर जनरल मीटिंग क्या अपॉइंट की जाएगी, जनरल मीटिंग के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर उस स्पेशल रेजोल्यूशन के पास के डेट के बाद, मान लो कि 10/12/21 है तो 9/1/21, क्योंकि दिसंबर का महीना 31 दिनों का होता है तो हमें 30 दिन का हिसाब रखना है। तो 9 तारीख तक हमें क्या करना है, फ़ोन नंबर 23 प्रिस्क्राइब फीस और रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी कन्वर्जन के लिए अप्लाई करती है तो फॉर्म नंबर A, B इनको करना पड़ेगा। अप्रूवल के बाद रजिस्टर के पास भेजना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने आप को लिस्टेड कर रखा है, अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, तो उसके बाद उन्हें डिफरेंट जगह पे कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इतना समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्ट बन रहा होगा, साथ बनाए रखना भी है, ठीक है, क्योंकि तभी आपका चैप्टर ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बोरिंग तरीके से करोगे तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे को लिखने में कम से कम 3 दिन लग गए थे इस नोट्स को, कि मैं इनको पूरा चैप्टर पढ़ा है मैंने आपके लिए, और फिर जाके कहीं ये नोट्स इतने शॉर्टली बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक नंबर 8, लिमिटेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल। क्या क्या लिमिटेशन रहने वाली है अगर आप अल्ट्रेशन कराते हैं, अगर आप कोई चेंज करवाते हैं। तो लिमिटेशंस की बात की जाए तो लिमिटेशन हमारी 2 है, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड द जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन। आपने ये वर्ड पहले भी सुने होंगे क्योंकि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हमने पढ़े थे और जुडिशियल प्रोविजंस पढ़े थे चैप्टर नंबर 2, याद आ गया ना। तो वहाँ पे मैंने बताया था वो अलग टॉपिक थे, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, जो वैधानिक, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं उनके अंदर जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हें बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अल्ट्रेशन मस्ट बी बाय ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ये कहते हैं कि अगर आपको अल्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल रेजोल्यूशन करवा लिया, मीन्स कि जनरल रेजोल्यूशन पास किया है 50% वाला, तो उसके अंदर अगर आप कोई अल्ट्रेशन भी कराना चाहते हैं, अगर आपको अप्रूवल भी मिल जाती है तो भी वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड कहलाएंगे। बिकॉज कोई भी अल्ट्रेशन के लिए, आर्टिकल के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अल्ट्रेशन इन आर्टिकल नीड पास आ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो अल्ट्रेशन कैन बी मेड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कोई भी अल्ट्रेशन नहीं मानी जाएगी जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आपको बोला गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि अल्ट्रेशन मस्ट बी इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा अल्ट्रेशन है जो हमारे प्रोविजंस को के विरुद्ध है, बिल्कुल भी अपोजिट है, ठीक है। बिल्कुल अपने जो प्रोविजन कुछ और कहता है, आप जो अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो कुछ और है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं कि एनी अल्ट्रेशन मेड इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट कंट्रावेंस द प्रोविजन एंड एनी स्टेटस
दिस चेंजेस विल बी वॉइड। कहते हैं कि अगर किसी भी तरह का अगर ऐसा मिला कि प्रोविजंस को गलत बताता है, प्रोविजंस को विरोध करता है, तो ऐसे अल्ट्रेशन को आप परमिशन नहीं दोगे, ऐसी अल्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है उसे वॉइड कर देंगे। ठीक है, एक वैलिड वर्ड होता है और एक वॉइड होता है। वैलिड का मतलब क्या होता है कि आपको परमिशन मिल जाना, और वॉइड का मतलब क्या होता है आपको परमिशन ग्रांट ना होना। ठीक है भाई, अभी कहते हैं कि थर्ड पॉइंट, अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंस विद द एमओए। ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी अल्ट्रेशन हुआ जो कैसा हो, हमारी एमओए के अंदर नहीं लिखा हुआ, आप वो करवाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं कि एमओए ऑफ अ कंपनी आर सबॉर्डिनेट ऑफ एमओए। सॉरी, एओ जो एओए है वो किसका सबॉर्डिनेट है? एमओए। वो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, बिकॉज एमओए किसको ग्रांट कर, एओ के एमओए जो है हमारा इसके थ्रू चलता है, बिकॉज ये रूल रेगुलेशन ये बनाता है, और इसके बिना ये भी अधूरा है। दैट मीन्स आपस में इंटरलिंक्ड है, तो दैट्स रीजन तो मस्ट बी ओवरराइड ऑफ एमओए। अगर कोई भी ऐसे रूल रेगुलेशन, मान लो कि एमओए में लिखा हुआ है कि आपको इस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है, ठीक है, और आर्टिकल के अंदर अल्ट्रेशन इस तरह से किया जा रहा है कि आपको ये बाउंड्री थोड़ी बड़ी करवानी है, एरिया जो है आप ट्रांसपोर्टेशन का एरिया जो आपको बड़ा करवाना है, तो ये बिल्कुल एमओए के विरुद्ध हो गया, क्योंकि एमओए में लिखा हुआ था कि आपको इस बाउंड्री के अंदर रहना है, राइट, और एओ में कह रहा है कि मुझे इससे बाहर जाने की परमिशन चाहिए, तो ये परमिशन भी ग्रांट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एमओए एओए आपस में इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि देयर मस्ट बी रिटन कंसेंट ऑफ द मेंबर। अगर कोई अल्ट्रेशन कराना भी चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रूफ के आजकल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, राइट। जैसे कि हम गूगल पे या फिर कोई भी पेमेंट करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि फ़ोन में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट, वो हमारे लिए एक एज ए रिटर्न ही प्रूफ होते हैं। तो कोई भी कहते हैं कि नो मेंबर इज़ बाउंड बाय द अल्ट्रेशन। जब भी कोई अल्ट्रेशन का पॉइंट उठता है तो सभी मेंबर क्या है उसके लिए बाउंड नहीं होते, कि जितने, मान लो कि कंपनी के अंदर 200 मेंबर है, 200 के 200 क्या है बाउंड नहीं होते कि आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। जी बिल्कुल भी नहीं, इसके रिगार्डिंग बाउंड नहीं होते। जिसका इंटरेस्ट है, मान लो कि इसमें से 100% ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है कि इस चीज़ को अल्टर करवाना है, हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हमें चेंजेस करवाने हैं, तो वो उसके अंदर पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और वो 100 में से कुछ एक ऐसे पर्सन भी होंगे जो 50% पर्सन ऐसे होंगे, 50 लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए अल्ट्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, और 50 ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ करने के लिए अल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी बाउंडेड नहीं है मेंबर कि वो अल्ट्रेशन के अंदर वो क्या करे, पार्टिसिपेट करें। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कहते हैं कि फॉर इंक्रीज और सब्सक्राइबिंग फॉर मोर शेयर्स देन हेल्ड बाय हिम। ये कहते हैं कि अल्ट्रेशन, ये किसी कोई भी मेंबर बाउंड नहीं होता कि वो इंक्रीज करे या फिर अपने शेयर्स की अमाउंट को या शेयर्स की वैल्यू को क्या है इंक्रीज करना चाहिए। कहते हैं कि इट इज़ अ मेंबर डिज़ायर एंड वांट। ये मेंबर्स की डिज़ायर और वांट होती है अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज अप करने के लिए। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि स्पेशल रिटन कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि किसी ने उसको क्या है प्रेशर किया हो कि हाँ चल तू भी कर, हाँ चल तू भी कर, अदरवाइज तेरा ये कर दूंगा, मतलब थ्रेट क्रिएट करना, मतलब डर क्रिएट करना। अगर ऐसा कुछ है तो वो वैलिड नहीं होगा, उसे हम वॉइड क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि 5th पॉइंट, देयर मस्ट बी कन्फर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी आप टॉपिक कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी आप चेंजेस कर रहे हैं हमारे आर्टिकल के अंदर, वो परमिशन कहाँ से होनी चाहिए? एनसीएलटी से। एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। ये हमारी इसके थ्रू मान्यता हमें प्राप्त होनी चाहिए कि हाँ एक्चुअल में आपको परमिशन ग्रांट है। ये हो गया हमारा स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। अब हम बात करने वाले हैं हमारी जुडिशियली रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा क्या है रोक टोक नहीं होती, आप थोड़ा बहुत क्या है ज़्यादा इतनी आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे तो क्या है हर चीज़ क्या है प्रूफ के साथ चल रही थी। आपको एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटन कंसेंट होना चाहिए, और क्या है साथ में आपकी कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते जो एमओए के अंदर लिमिटेड है, या फिर ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते जो प्रोविजंस के बिल्कुल विरुद्ध होंगे, या फिर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू क्या है अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं जुडिशियली रिस्ट्रिक्शंस की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है टू
सॉरी द अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इलीगल फॉर बिजनेस। मान लो कई बार क्या पर्सन ऐसे भी करवाते हैं कि अपनी कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या है, लिमिट से क्रॉस कर चुकी है, कंपनी उसको पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या करती है वो अपने जो लायबिलिटीज़ या फिर कुछ एक ऐसे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं जिससे क्या उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस कारण से कंपनी ने तो अपनी लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या कर दिया, अल्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। बट इस तरह से क्या होगा, जो शेयर होल्डर होंगे उनके इंटरेस्ट मीन्स कि उनके जो पैसा लगा हुआ है उनको तो क्या है, एक तरह से नुकसान हो जाएगा, वो एक तरह से नाराज हो जाएंगे कंपनी से। ठीक है, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए रूल क्या बनाया है, अगर इस तरह का कोई चेंजेस करना चाहते हैं जिससे कारण क्या कंपनी को तो फायदा हो, कंपनी खुश है इस अल्ट्रेशन को करने के लिए, बट शेयर होल्डर उदास है, शेयर होल्डर को कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा, तो ऐसे चेंजेस को भी कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। ये कहते हैं कि नो परमिशन फॉर चेंजेस विच इज कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ लॉ। प्रोविजंस ये लो ही ये कहते हैं कि कंपनी के अंदर कि कभी भी कंपनी के अंदर अल्ट्रेशन नहीं होगा जब तक क्या है शेयर होल्डर खुश ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इलीगल हो जाएगा ना, क्योंकि इलीगल इसलिए कहा क्योंकि कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल है बट शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द अल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड फॉर कंपनी बेनिफिट। ये कहते हैं कि अल्ट्रेशन अगर आप करना भी चाहते हैं वो ईमानदारी से करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से अगर होगा तो क्या है, शेयर होल्डर का भी आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट होगा। ये कहते हैं कि स्पेशल रेजुलेशन या फिर ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ठीक है, नॉट वैलिड इफ मेजोरिटी। अगर कहते हैं कि स्पेशल रेजुलेशन ऑर्डिनरी रेजुलेशन कोई भी रेजुलेशन पास किया है बट वो वैलिड कब नहीं होगा, अगर किसके थ्रू से अब हमने क्या मेजोरिटी ली है, थ्रो एग्रेसिव मीन्स कि उसे क्या है प्रेशर किया, उसे दबाव किया है, थ्रो फ्रॉडुलेंट उसे धोखा देने के थ्रू किया है, दैट मीन्स उसे बताया कुछ गया था पर हो कुछ रहा है, वो होता है फ्रॉडुलेंट। अग्रेसिव का मतलब होता है कि उसके ऊपर प्रेशर देना, उसे क्या है उत्तेजित करना, कि उसे मतलब कि किसी भी तरह से मतलब कि इन्फ्लुएंट करना कि जिससे वो क्या है वोटिंग कर रहा है, वो चीज़ वैलिड नहीं होगी वो, क्योंकि वो ईमानदारी से नहीं हो रही, वो कंपनी की बेनिफिट के लिए हो रही है जस्ट राइट, बट शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए नहीं हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, मीन्स कि ऐसा कोई भी चीज़ हो जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है बट शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अल्ट्रेशन मस्ट नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये कहते हैं कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे चेंजेस भी नहीं माने जाएंगे जिसके कारण क्या कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उनके राइट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो एज इट इज़ नहीं है। मान लो कि ये श्याम नाम का जो पर्सन है कंपनी के अंदर काम करता है एज ए वर्कर, उसे ये बोला गया था कि आपका क्या है, अगर मान लो कि मेरा ही मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे को बोला जाता है कि 10 लेक्चर लेने हैं इन 1 वीक राइट, अगर मुझे कहा जाए कि आपको 25 लेक्चर और दिए जाएं तो आपका रेम्यूनरेशन क्या है 50,000 प्लस होगा, मीन्स कि 50,000 तक तो है ही है पर प्लस 50,000 से क्या है प्लस हो जाएगा। बट मैंने 25 लेक्चर तो मैंने कर दी, दैट मीन्स टोटल 35 लेक्चर हो गए राइट, तो इसके हिसाब से मुझे 50,000 से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, बट मुझे 50,000 सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे इससे कम मिल रही है या मुझे दे ही नहीं जा रही, मुझे केवल 10 लेक्चर की सैलरी दी जा रही है, तो क्या होगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर इसके रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन करना चाहे कि मैंने तो कंपनी ने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हम इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि मान लो कि उन्होंने रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था या फिर सर्विस के रिगार्डिंग या फिर अलाउंस या परक्विजिट के रिकॉर्डिंग। अलाउंस का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटी जो आपको कैश में दी जाती है और ऐसी जो कि सैलरी के अंदर इंक्लूड होती है, और परक्विजिट क्या होती है, जैसे कि आपको इन काइंड में सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इन काइंड रेफर टू मीन्स मान लो कि आपको क्या है सर्वेंट की प्रोवाइड कर दिया कि आपके घर क्या है काम करके जाएगा या फिर आपके ऑफिस में काम करके जाएगा, कुक की सर्विस प्रोवाइड कर दी है कि आप काम पूरी हमारी कंपनी के लिए करो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इन तरह की सर्विस के प्रोवाइड करने के लिए मुझसे क्या है प्रॉमिस किया था, बट उन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो इसके रिगार्डिंग भी कोई अल्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अल्ट्रेशन की बात की जाए तो द अल्ट्रेशन शुड नॉट बी फ्रॉड ऑन द मेजोरिटी बाय द मेजोरिटी। ये कहते हैं कि यहाँ पे तो मेजोरिटी किस चीज़ की थी, मेंबर्स के ऊपर प्रेशर करके फिर मेजोरिटी ली गई थी, बट यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी बाय मेजोरिटी। मीन्स मान लो कि दो कंपनियां हैं, कंपनी नंबर ए, कंपनी नंबर बी। ये कहते हैं कि जो कंपनी नंबर ए में जो मेंबर है वो सेम कंपनी नंबर बी में भी है। मीन्स कि आपस में इंटरलिंक्ड है, बट कुछ एक मेंबर ऐसे इसमें अलग हैं, कुछ एक इसमें अलग हैं। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को जानती है, बट क्या है, कुछ मान लो कि 100 मेंबर है, 100 में से क्या है 10 मेंबर इसमें अलग है, इसमें भी 10 अलग है, ठीक है। बाकी जो 90 जो शेयर मेंबर है वो सेम है, राइट। और ये आपस में मिलकर क्या बना ले, कॉन्ट्रैक्ट बना ले। मेजोरिटी के साथ क्या है, इसके अंदर भी शामिल हो जाए ये 90 मेंबर, और इसके अंदर ये में शामिल हो जाए, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे जिससे क्या किसी एक कंपनी को नुकसान पहुंचे। किसी एक कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों मेजोरिटी के साथ कोई रूल फॉलो कर लेती है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि अ कंपनी ए मेंबर इज आल्सो मेंबर ऑफ अ कंपनी बी। कंपनी ए के अंदर जो मेंबर है वो कंपनी बी के अंदर भी मेंबर है, ठीक है। देन कंपनी ए पास अ रेजोल्यूशन विच इज़ फेवरेबल फॉर अ कंपनी ए। कंपनी ए ने कुछ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जो कि केवल कंपनी ए के लिए फ़ायदेमंद है, बट कंपनी बी के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो कंपनी बी के साथ तो क्या हुआ, न्याय नहीं हुआ ना, अनजस्टिस हुआ है, इसके साथ जस्टिस हो गया। तो इस कारण से जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो रेजोल्यूशन होगा, उसे हम वॉइड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी। या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा अल्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए कि अल्ट्रेशन करने पर थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाए। मीन्स मान लो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आज, जैसे कि 10/12/2021 है, राइट। तो 10/12/2021 की बात की जाए, इस दिन क्या है, मान लो कि मैंने किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया है कि आने वाली 20 तारीख 12वें महीने 2021 को मैं आपके साथ 30 करोड़ रुपए का सेल परचेजिंग करने वाली हूँ, मीन्स की सामान खरीदने वाली हूँ आपसे, ठीक है। बट उससे पहले ही मैं अल्ट्रेशन कराना चाहूँ कि मैं ना तो किसी के साथ सामान बेचूंगी, ना ही किसी से खरीदूंगी। तो ये क्या है, जो डीलिंग है जो 20 तारीख को, वो नहीं मानी जाएगी इस अल्ट्रेशन के हिसाब से, जिससे क्या है थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 30 करोड़ कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। तो ये कहते हैं कि इफ़ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, ये कहते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ब्रीच का मतलब होता है बीच में ही रह जाना, ड्यू टू अल्ट्रेशन, देन एग्रीड पार्टी टू एंटाइटल टू क्लेम द डैमेज फ्रॉम द कंपनी फॉर द लॉसेज ऑफ इट्स सफर्ड। ये कहते हैं कि अगर आप अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नुकसान थर्ड पार्टी को हुआ है, ठीक है, जो नुकसान, मान लो कि मिस्टर श्याम से मैंने ये सामान खरीदा था, खरीदने वाली थी, ठीक है, बट उसे खरीदा नहीं, उससे पहले मैंने अल्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी है, तो थर्ड पार्टी को तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, 30 करोड़। तो वो अपने क्लेम को रिसीव करने के लिए मेरे ऊपर केस दर्ज कर सकता है, और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके 30 करोड़ की जो डैमेज हुआ है, जो एग्रीड पार्टी है, जो ये पर्सन है, उसको मैं दूँ, ठीक है। ये था हमारा जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। ये हमारी थोड़ी सी क्या है, हमारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 10वां बढ़ते हैं। टॉपिक हमारे टोटल कितने थे, मैंने आपको बताया था टॉपिक हमारे टोटल हैं 15 टॉपिक हैं। 15वें टॉपिक में से मैं आपके पहुंच चुकी हूं टॉपिक नंबर 10 पे, बाइंडिंग फोर्स ऑफ ए मेमोरेंडम आर्टिकल और लीगल इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होने वाला है, सो ध्यान से समझिए। ये क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में इंट्रोडक्शन ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो आपके नेचर, ऑब्लिगेशन, फॉर्म, कंटेंट, अल्ट्रेशंस, लिमिटेशंस, अल्ट्रेशन इन आर्टिकल, ये सारे पता लग गए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए और लीगल इफेक्ट ऑफ द एमओए एंड एओए। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे आपको पता है ये सभी बातें, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या कुछ होता है एमओए और एओए के अंदर। तो आई होप जितना अभी तक मैंने समझाया है आपको, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको 10th टॉपिक पे पहुंची, इसके बारे में सबसे मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एमओए प्लस एओ के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, जो वैसे आपको पता लग गया। वैसे एमओए कब इम्पोर्टेंट होता है, जब कंपनी क्या करती है, इनकॉर्पोरेशन करती है, मीन्स कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में लेके आती है,
राइट। मीन्स कि विदाउट एमओए नो कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। कोई भी कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर नहीं लेके आ सकती विदाउट द एमओए, ठीक है। बट एओ की खास बात क्या होती है कि एओ बताता है कि आपकी कंपनी के अंदर इंटरनल फंक्शंस क्या होंगे। एक्चुअली में आपकी कंपनी के अंदर इंटरनली क्या क्या कुछ परफॉर्म होने वाला है वो कौन बताएगा? एओए, ठीक है भाई। ये कहते हैं कि एओए एंड एमओए दे बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर फॉर वर्क द परफॉर्मेंस। ये कहते हैं कि जो एमओए और एओ के अंदर क्या है, मेंबर्स के सिग्नेचर होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी मेंबर या फिर शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी पर्सन है, उन सभी के साइन होते हैं और कंपनी उसके अंदर इंक्लूड होती है। दैट मीन्स एक मेंबर और एक कंपनी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं, जिसके कारण उन दोनों की ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए दोनों लाइबल होते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कंपनी और मेंबर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, किसकी चीज के लिए? वर्क की परफॉर्मेंस करने के लिए। दैट्स वाई ये कहते हैं यहाँ पे सबसे पहले बाइंडिंग पॉइंट क्या रहा अब इसके अंदर, इसलिए मैंने बताया है कि बाइंडिंग करने के लिए रीजन क्या है, दोनों के अंदर बाइंडिंग होती है कि ईच मेंबर इज बाउंड टू द कंपनी। ये कहते हैं कि जितने भी मेंबर है कंपनी के अंदर वो सारे कंपनी के साथ क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। अब देखिए जैसे इसके अंदर बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, काफ़ी सारे केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। बट इनकी केसेस की जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस होगी केसेस की। केसेस मीन्स कि किसके थ्रू ये केस जनरेट हुआ है। डॉक्ट्रिन्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंसिपल के अंदर इंपॉर्टेंट होता है हमें केस को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज बाउंड बाय द लॉ टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। इफ द एनी मेंबर ऑब्स्ट्रैक्ट द ओबेंस ऑफ दिस प्रोविजन और डिफॉल्ट इन द ओबेंस द कंपनी कैन बी शू सच मैटर। ये कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या हुआ, मान लो कि ये जो मेंबर्स हैं इनका कंपनी के साथ क्या हुआ, डीलिंग हुई है, और जिसके कारण उन्होंने, ये कंपनी है, ठीक है, इन्होंने एमओए और एओ पर क्या कर रखा है? साइन कर रखे हैं इन सभी मेंबर्स ने। देन कंपनी के अंदर वो सबमिट कर रखे हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, अगर जो इस मेमोरेंडम या एओ के अंदर लिखा हुआ था अगर वो पर्सन नहीं करते हैं, ठीक है, ये पर्सन उसके अलावा कुछ और गतिविधियां करते हैं जो लिमिट के बिल्कुल बाहर है, तो उसके ऊपर कंपनी एक्शन ले सकती है कि ये जो पर्सन है ये गलत काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल भी शो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, कंपनी इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकती है, कंपनी इनके ऊपर क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे दो कंपनी का एग्जाम्पल लिया है कि प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जरूरी नहीं होता, उसे टेबल नंबर ए शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो आर्टिकल्स दिए होते हैं उनको फॉलो करने के लिए बोला गया है और मेमोरेंडम उनके लिए होता है। बट प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि ईच मेंबर इज बाउंड बाय द लॉ। हर एक मेंबर, कंपनी के जो जितने मेंबर है वो क्या है? बाधित हो जाते हैं, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंध जाते हैं जो कि किया जाता है बाय द लॉ टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एमओए एंड ओए। कंपनी के अंदर जो एमओए और एओ है उनके प्रोविजंस को फॉलो करे, कौन करे? मेंबर्स करे। इफ अगर कोई भी मेंबर उन प्रोविजंस को तोड़ता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, देन कंपनी सू सच मेंबर, उसके ऊपर कंपनी क्या कर सकती है? केस दर्ज करा सकती है, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो बाइंडिंग का मतलब होता है कि जो काम बोला जाए वही काम करना बेटर रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं कि यहाँ पे तो क्या बोले, मेंबर बाउंड होते हैं कंपनी के साथ, बट यहाँ पे क्या कहा कि कंपनी बाउंड होती है अपने मेंबर के साथ। इसके अंदर क्या है? जस्ट अपोजिट है। जो पहले पॉइंट हमने पढ़ा, यहाँ पे तो क्या है, मेंबर्स क्या है, लिमिट से बाहर होके काम करती है, बट इसके अंदर क्या है, कंपनी लिमिट से बाहर होके काम करती है, ऐसे काम कर रही है जो प्रोविजंस के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी वो क्या है, परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रेमोनेशन का एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कि मुझे बोला जाए कि 10 लेक्चर लेने हैं एक वीक के अंदर, ठीक है, बट आपको ये बोला जाए कि 25 लेक्चर और लोगे तो आपको ज़्यादा क्या दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, जिससे क्या है आप अपनी लिविंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं। बट 25 लेक्चर प्लस 10 लेक्चर, टोटल मैंने 35 लेक्चर परफॉर्म कर दिए हैं, 35 लेक्चर मैंने इनको अटेंड करके दे दिए हैं, बट फिर भी मुझे रेमोनेशन ना मिले, तो ये प्रोविजंस के बिल्कुल खिलाफ है। तो मेंबर कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। इफ अ कंपनी डज एन एक्ट विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ इट्स
MONOA and which damage the interest and the right of any member। ये कहते हैं कि जब कंपनी कुछ ऐसे एक्ट के तहत कोई प्रोविजंस के अलग रहकर कोई ऐसे काम करती है जो कि MOA के अंदर बिल्कुल अगेंस्ट है, MOA एंड AOA इनके बिल्कुल अलग है, जिसके कारण मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डैमेज हो रहा है, जिसके कारण क्या है, मेंबर कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। क्लियर। ये कहते हैं कि मेंबर्स यू ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर मेंबर क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं। कंपनी इज आंसरेबल ऑफ दिस एक्शन, कंपनी उसके लिए जवाबदेही होगी, क्यों आप इस तरह के काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि ईच मेंबर इज बाउंड टू अदर मेंबर इंटरेस्ट। ये कहते हैं कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से लिंक्ड मतलब कि बाउंड होते हैं, बट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, परंतु बस एक कंपनी को चलाने के लिए, अच्छा मेलजोल बनाने रखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन करके रखने के लिए, रिलेशनशिप इंक्रीज करने के लिए, जिससे क्या है कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे, इसलिए ये लाइन बोली गई है। अदरवाइज इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस तरह के कोई प्रोविजन नहीं होते कि मेंबर टू मेंबर भी क्या है एक बाउंडिंगशिप हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है कि वो बाउंडेनशिप होगी कि मेंबर्स के बीच में, कि वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, अच्छी रिलेशनशिप जनरेट होगी, तो क्या है काम टाइम पे हो जाएगा, मैनेजमेंट अच्छे से होगा, हर काम क्या है टाइमली परफॉर्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि इन MOA एंड AOA नो स्पेशल मेंशन दैट ईच मेंबर इज बाउंड टू ईच अदर, कोई स्पेशल मेंशन नहीं है कि हर एक मेंबर एक दूसरे से बाउंड हो, ठीक है। बट इन AOA इस्टेब्लिशमेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स, बट AOA के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या स्पेशल क्या है कि ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट करती है मेंबर और कंपनी के बीच में, मेंबर टू मेंबर भी, क्योंकि देयर इज नो क्रिएट एंड एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर ऑफ अ कंपनी इंटर से। ये कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट क्रिएट नहीं किया जाता जो आपको शो होए, एक्सप्रेस मीन्स कि जो आपको दिखाई दे, एक मतलब कि एक तरह से लीगली कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता कि हाँ आपको मिलजुल कर ऐसे काम करना है या ऐसे काम करना है, बस एक कंपनी के लिए ही उन्हें ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि मेंबर बाउंड होते हैं कंपनी के साथ, फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कि कंपनी बाउंड होती है मेंबर के साथ, एंड थर्ड पॉइंट पढ़ा कि हर एक मेंबर एक दूसरे से बाउंड होंगे, एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कंपनी बाउंड नहीं होती आउटसाइडर के साथ। रियलिटी सी मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि कोई भी पर्सन है आउटसाइडर है वो कंपनी का मेंबर नहीं होता, राइट। MOA और AO के अंदर लिखा होता है कि जो भी कंपनी के साथ एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करेगा वही उसके साथ रिलेशनशिप होगा, मीन्स दोज पर्सन हु आर नॉट द मेंबर ऑफ अ कंपनी, द MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी डू नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई पर्सन जब तक कंपनी का मेंबर नहीं बनता तब तक MOA और AOA के अंदर उसमें परमिशन नहीं देती थी कि वो कंपनी के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करें, क्योंकि वो एज ए मेंबर ही नहीं है तो उसके साथ रिलेशन तो क्रिएट होगा ही नहीं। जैसे कि आउटसाइडर के अंदर कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, वेंडर्स और सेक्रेटरी, ठीक है। अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय द कंपनी, चाहे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो या ना किया हो, बट कंपनी के AOA एंड MOA के हिसाब से वो कंपनी का मेंबर नहीं है तो इसके प्रति आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं हमारे टॉपिक नंबर 11 पर, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और इसे हम क्या बोल देते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल आर अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉक्ट्रिन आने वाले हैं, अब 3 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और डिफरेंस बिटवीन, ये चारों पॉइंट जो रहते हैं अभी, ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही आने वाले हैं। अभी तक मैं आपको इसके बारे में कुछ डीपली स्टडी बता रही थी कि इसके अंदर AO के अंदर क्या होते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कोई भी ऐसी थ्योरी, कोई भी ऐसी प्रिंसिपल जो किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई होती है, मीन्स कि किसी पर्सन के थ्रू यहाँ पे हमारे पास आई हुई होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में अब आगे पढ़ती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये कहते हैं कि जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, दोनों क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वाई, क्वेश्चन यहाँ रिजल्ट होता है, क्यों इन्हीं को ही क्यों पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा गया है, बिकॉज ये कहते हैं कि आफ्टर दे हैव टू बी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी
आर डीम्ड टू बी अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब एक कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेती है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप का जो नाम है, जैसे कि आपका नाम, आपका एडमिशन होने के बाद आपका जो नाम है टीचर्स के रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिखा जाता है, डेली अटेंडेंस होती है ग्रेजुएशन के अंदर, राइट। तो क्या है कि आपका नाम रजिस्टर के अंदर सबमिट हो गया, ठीक है, आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, ठीक है। इसी तरह से कंपनी भी होती है, जब कंपनी अपने आप को बनवाती है तो उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता है, जो कि कहाँ होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर होता है, और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है वो उन्हें सबमिट करनी पड़ती है। जैसे कि आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी कैटेगरी के रिगार्डिंग, अपनी नेशनलिटी के रिगार्डिंग, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से B+2 B.Com की है, वो सारी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमारे इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपके बारे में पता लगता है कि आपके बारे में, राइट। तो इसी तरह से कंपनी के बारे में भी अगर आपको पता लगाना है तो कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर। सो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी ने ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि आपको कंपनी का मेंबर बनने से पहले इसको पढ़ना है, अगर आपने इसको सेटिस्फाई कर लिया, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए करवाए जाते हैं, अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिए, दैट मीन्स ये माना जाता है कि आपने ये क्या है, पूरा रीड कर लिया है, चाहे किया हो या ना किया हो, बट वो कंपनी मानेगी आपने पूरा रीड कर लिया है। जैसे डिक्लेरेशन लेती है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, जैसे कि मान लो कि ये कोई डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है, इसके अंदर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, कहाँ रहते हो, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या कोर्सेज, क्या 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 क्वालिफिकेशन है, अभी फिलहाल क्या जॉब कर रहे हो, अभी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो आगे इन फ्यूचर, किस चीज़ की कोचिंग लेना चाहते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर नीचे क्या लिखा जाता है, डिक्लेरेशन गिवन दिस इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट विद पॉइंट ऑफ हिज माई नॉलेज। अब मेरी नॉलेज के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है, देन आप उसके नीचे साइन करते हो। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसके लिए खुद लाइबल हूँ। इसी तरह से कंपनी के डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी माना जाता है, जब कॉन्टैक्ट करते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मेमोरेंडम को बिना पढ़े फिर भी साइन कर दिया तो ये माना जाता है कि आपने उसकी पूरी की पूरी लिस्ट को पूरा अच्छे से डीपली स्टडी एनालिसिस करके साइन किए हैं। मैं जो क्या बताना चाह रही हूँ, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये कहते हैं कि दैट डॉक्यूमेंट विच इज ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द पब्लिक, ये इसलिए ओपन किया जाता है कि पब्लिक क्या है, इजिली इंस्पेक्शन कर सके एंड एग्जामिन कर सके, प्लस गेटिंग देयर कॉपी फॉर पेइंग द सब्सक्राइब फीस। ये कहते हैं कि अगर किसी को ऑन द स्पॉट कोई समझ ना आए कोई पॉइंट, तो उसे क्या करते हैं कि उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा लेते हैं, बट फोटोकॉपी तभी निकलेगी इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की जब आप क्या है, स्पेसिफाई फीस जो है उनकी पे कर देते हो, क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसे तो नहीं देने वाले, कुछ एक फीस चार्ज करेंगे तो आपको दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो केस आया था डॉक्टर कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, तो ये केस आया था ओक बैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रूम। ये कहते हैं कि इसके अंदर ये ज्यूम माना गया था, जब भी कोई पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है, हु डील विद अ कंपनी हैज़ नॉट ओनली रीड द कंपनी MOA एंड AOA, उसने जब कंपनी के साथ डील की थी ना तो केवल उन्होंने MOA और AO को रीड नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या रीड किया था, ये माना जाता है कि चाहे रीड किया हो या ना किया हो, जब साइन हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग वो पूरी तरह से अंडरस्टूड है, मतलब पूरी तरह से उसे समझ चुके हैं। सो दैट वी नो व्हाट द कंपनी, वो जानते होंगे जिसने साइन किए हैं कि कंपनी के अंदर एक्चुअली में क्या परफॉर्म होता है, क्या कंपनी की लायबिलिटीज़ है, कितने एरिया के अंदर कंपनी काम कर रही है, क्या कंपनी की पावर है, क्या उन्हें यह भी पता होगा कि अगर लॉस हो जाता है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें इन केस ऑफ द लॉस के। तो जब हम साइन करते हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेंबर्स की बन जाती है, जो मेंबर बनना चाहता है, जो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जो डील करना चाहता है, उसके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हाँ मैं इन सभी बातों को जानता हूँ, उसके पढ़ने के बाद मैं इसके अंदर नीचे साइन कर रहा हूँ। तो कंपनी का भी यही मानना होता है कि जब आप साइन कर रहे हैं दैट मीन्स आपने पूरी तरह से उस चीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है। ये कहते हैं कि इफ एनीवन हैव नॉट रीड दिस डॉक्यूमेंट, अगर कोई उस डॉक्यूमेंट को रीड नहीं करता एंड साइन ऑन द डीलिंग डॉक्यूमेंट, और उसने साइन भी कर दिया, देन कंपनी एज्यूम्ड दैट ही आल्सो रीड ऑल पॉइंट्स कंटेंट ऑन द MOA एंड AO, तो ये माना जाएगा कि उसने सारी की सारी चीज़ क्या है, पढ़ ली है, एंड डीम टू हैव डील विद द कंपनी एट
हिज ओवन रिस्क। और ये भी माना जाएगा जो भी डीलिंग कर रहा है वो कंपनी के साथ, वो अपने ही रिस्क के, अपने ही बलबूते पर कर रहा है, ठीक है। और ये दिस इज अजम्पशन इज, ये जो अजम्पशन मानी जाती है उसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है, जिसके अंदर अगर बोला जाए, मैं आपको कंक्लूजन निकाल के देती हूँ, इसके अंदर कंपनी है, एक मेंबर है जो डील कर रहा है, इसके अंदर कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है, क्योंकि वो उसके अंदर कंपनी का कोई मतलब लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी अगर उसने बिना पढ़े उस कर दिए साइन। बट इसके अंदर रिस्क किसका है, मेंबर का, उसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, उसके लिए तो एक एज ए मेंबर आ रहा है जो बिना पढ़े अपने डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है। जब मेंबर अपने जो डॉक्यूमेंट दिए हुए उन्हें पढ़कर बिल्कुल अच्छे से समझकर साइन करता है, और मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ आपने सब कुछ समझ लिया है, बिल्कुल क्लियर हो चुके हो, देन उसके बाद आप क्या है, साइन कर रहे हो। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा मेंबर की ही होती है। इसके जस्ट अपोजिट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है, थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होता है जो थीम जनरेट की जाती है किसी केस के थ्रू। तो ये जो केस है वो ये जो केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रूक्यार्ड के अकॉर्डिंग आया था। ये जो प्रिंसिपल है 1856 के अंदर आया था, और इसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो भी मेंबर होते हैं, जो आउटसाइडर एज ए मेंबर बनना चाहते हैं, जो कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं, वो कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, बट पब्लिक डॉक्यूमेंट से क्या पता लगेगा, उनके एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में पता लगेगा, उसके बाहरी बिहेवियर के बारे में पता लगेगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है। बट मेंबर को उनके इंटरनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इंटरनल में क्या चल रहा है, कौन कंडक्ट कर रहा है, कैसे पॉलिसी यूज करते हैं, क्या कुछ चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एमओए के अंदर ये लिखा हुआ था कि कंपनी फंड रेज कर सकती है थ्रू बॉन्ड्स, ठीक है, कंपनी फंड रेज कर सकती है थ्रू द बॉन्ड। तो उन्होंने ये अमाउंट स्पेसिफाई नहीं की थी कि बॉन्ड की अमाउंट कितनी होगी, बॉन्ड की अमाउंट कितनी होगी, इसके बिना इसको बिना मेंशन किए एमओए बना हुआ था। बट कंपनी के अंदर क्या किया कि 2000 पाउंड की क्या कर दी, बॉन्ड को रेज कर दिया। इतना कंपनी कर भी नहीं सकती, और अगर वो मेजोरिटी के साथ 2000 पाउंड की क्या है फंड रेजिंग करना चाहे तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए इस केस के अंदर ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस के। ये कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है कि पॉजिटिव पॉइंट होता है, मतलब कि एक फायदेमंद किसके पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट आउटसाइडर के लिए बहुत रिस्की होता है। बट डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट कंपनी के लिए, सॉरी, आउटसाइडर के लिए पॉजिटिव वे है, क्योंकि उसे इंटरनली मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो उसके साथ डील कर लेता है। तो अगर कोई गलत बात होती है तो कंपनी की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उसकी इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में आउटसाइडर को नहीं पता होता। तो इंटरनल मैनेजमेंट में अगर कोई गलती मिली, कोई डिफॉल्ट मिला, तो मेंबर को क्या है, पूरी तरह से उसकी डैमेजेस को क्लेम करने का पूरा राइट होता है। बट कंपनी को इंडोर में बिल्कुल रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में, 16 नंबर में, 20 नंबर में, जैसे भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है। अगर कई बच्चे सीआरएस यूनिवर्सिटी के अंदर से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए 15 नंबर का, अगर केयू के से हैं वो उसके उनके लिए भी 15 नंबर का, अगर जीजेयू जेएनयू इनके रिगार्डिंग है तो 16 से 20 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी रिलेशनशिप। रिलेशन का मतलब कि इनके बीच में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, एमओए और एओए के बीच में, और उनके जो बीच में अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, वो भी क्या है, हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको बताना चाहूँगी इनके रिलेशंस के बारे में। बिल्कुल ही थोड़ी सी वीडियो रह चुकी है, आई होप इतना आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रह जाता है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं कि आर्टिकल आर गवर्न बाय द मेमोरेंडम। आर्टिकल कैसे गवर्न किया जाता है, किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, मेमोरेंडम के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मैंने जब बताया था स्टार्टिंग के अंदर, जो भी चीज़ें मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है वही कौन फॉलो करने वाला है, उसके रूल रेगुलेशन कौन बनाने वाला है, आर्टिकल। तो इसलिए कहते हैं कि जो
आर्टिकल को गवर्न करने वाला कौन है? मेमोरेंडम, क्योंकि इसके बेस पे आप क्या बनाने वाले हो? अपनी पॉलिसी बनाने वाले। तो आर्टिकल क्या है? सब्सिडरी है टू इट्स मेमोरेंडम। कैन नॉट बी डू एनी एक्टिविटी विच कैन नॉट बी डिफाइन इन द मेमोरेंडम। अगर कोई आपको एक्टिविटी मेमोरेंडम के अंदर शो नहीं होती है तो उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसी या फिर रूल सब रूल नहीं बनाओगे। ठीक है। आर्टिकल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द मेमोरेंडम। आर्टिकल कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? मतलब कि एक दूसरे के पूरक क्यों है कि अगर ये चाहिए तो आपको ये भी चाहिए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। सप्लीमेंट्री के अंदर ये कहते हैं कि या तो ये भी दे दो या फिर वो भी दे दो, मीन्स कि दोनों में से कोई भी चल जाएगा। मीन्स जैसे कि एक टी की एग्जाम्पल लूँ और एक कॉफ़ी का एग्जाम्पल लूँ। ठीक है। अगर किसी शॉप पे के पास टी नहीं है तो आप ये क्या कहोगे? चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी दे दो, उससे काम चल जाएगा। ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री। बट अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए तो मेरे पास एक पेन है और एक है मेरे पास इंक। पेन के अंदर क्या है? स्याही बिल्कुल भी नहीं है, इंक नहीं है। ठीक है। तो क्या बिना इंक के पेन चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। और बिना पेन के इंक का कोई यूज़ होगा? जो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। दैट मीन्स इसके लिए ये ज़रूरी है और इसके लिए ये ज़रूरी है। बट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल क्या होता है? एक दूसरे के पूरक, कि दोनों की होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि आर्टिकल और मेमोरेंडम एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। कैसे? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारा सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है। रूल रेगुलेशन हमारे एओए के अंदर होगा। और किसके लिए रूल रेगुलेशन होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रिसीव करने के लिए। राइट। ये नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फॉर गिव द अबाउट द कंपनी रीड अबाउट सॉरी फॉर नो अबाउट द कंपनी रीड बोथ एमओए एंड एओए। ये कहते हैं कि जब हम दोनों को रीड कर लेते हैं तो हमें कंपनी के बारे में पता लग जाता है। क्योंकि एमओए क्या बताता है? ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द एमओए। एमओए के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं कि क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, किस कारण से कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट एओ की अगर बात की जाए तो एओ के अंदर क्या होता है कि रूल बनाए जाते हैं फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि मेमोरेंडम में लिखे हुए थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि आर्टिकल कैन नॉट बी अमेंड द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। आर्टिकल्स को और मेमोरेंडम को चेंजेस करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर काफ़ी लंबा प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। बट आर्टिकल की बात की जाए तो बहुत कम प्रोसेस की, बट ओनली सब्सिडरी की ही यूज़ की जाती है। मीन्स कि दोनों के अंदर क्या है? आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए के बारे में। ठीक है। हम कोई भी डिफरेंस कर ले, किसी भी सब्जेक्ट का कर लें, उसको करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखने वाले हैं? मीनिंग लिखने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि एक मीनिंग और एक एग्जाम्पल और कंक्लूजन, 3 पॉइंट आने से क्या है? आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर होगा उतना ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग आपको पता ही है कि एमओए क्या डिफाइन करता है? हमारे राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। कंपनी के क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है? ये बताता है रूल और प्रोविजन क्या है, किस चीज़ के, विच इज फॉलो बाय द कंपनी फॉर अकम्प्लीज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कंपनी कौन से रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाली है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है कि नीड टू रजिस्ट्रेशन, किसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन करने की? मतलब मीन्स कि कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर मैंडेटरी है कि उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ज़रूरी है वो डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कभी कोई कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर लेके जाती है तो वहाँ वो क्या मांगते हैं? सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है। तो विदाउट द मेमोरेंडम, विदाउट द रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन विदाउट एमओए। एमओए के बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए तो कहते हैं कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तरह की कंपनी पढ़ी है हमने, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए टेबल नंबर ए शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, बट प्राइवेट कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी टू कंपनी डिफरेंट
बेस करता है कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस। ये कहते हैं कि इम्पोर्टेंस किसकी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो MOA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, जिसके बेस पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होता है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए तो आर्टिकल ऑफ अ कंपनी आर द सब्सिडरी ऑफ इट्स मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का बिल्कुल जस्ट सब्सिडरी होती है कि अगर ये है तो ये भी होगी। दैट्स वाई इसकी इंपॉर्टेंस सेकंड नंबर पे है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर। मेमोरेंडम के अंदर क्या सब्जेक्ट मैटर मीन्स की क्या कंटेंट होता है जिसके लिए ये बनाया जाता है। मीन्स की जैसे कि मैंने अपनी वीडियो को बनाने के लिए कंटेंट आपको पहले बताया कि इस वीडियो के अंदर हम 15 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये हमारा कंटेंट। तो मेमोरेंडम के अंदर क्या कंटेंट होगा, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा। मेमोरेंडम के अंदर हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, पावर, राइट ऑफ ए कंपनी। बट AO की अगर बात की जाए तो ये डिफाइन करती है रूल, सब रूल फॉर ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव। ये रूल और प्रोविजंस के अंदर ये इसका सब्जेक्ट मैटर होता है, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग इसका सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन की बात की जाए तो MOA को रेगुलेट किया जाता है बाय कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की जाए तो ये रेगुलेट की जाती है बाय कंपनी एक्ट 2013 तो होता ही है, प्लस MOA भी होता है, क्योंकि जितने भी रूल रेगुलेशन AO के अंदर बनते हैं वो किसके ऊपर बेस के बनते हैं, MOA के बेस के ऊपर बनते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अल्ट्रेशन। MOA के अंदर अल्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी लंबी प्रोसेस के गुजरने के बाद आप इसके अंदर अल्ट्रेशन कर सकते हैं। बट AO की अगर बात की जाए तो इसके अंदर केवल स्पेशल रेजोल्यूशन ही हमें पास करने की ज़रूरत होती है। ठीक है। हमें इसमें NCLT प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। NCLT मीन्स कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। लीगल इफेक्ट की बात की जाए तो मतलब कि आपके ऊपर क्या लीगल इफेक्ट पड़ने वाला है। ये कहते हैं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट डन विद द कंपनी विच इज़ नॉट अलाउड टू इन ए मेंबर। ये कहते हैं कि अगर इस तरह से अगर आप क्या है MOA अगर नहीं बनाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो MOA के अंदर अगर नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसको वो कंपनी के रिगार्डिंग वो इलीगल कहलाएगा। ठीक है। बट इनिशियली irregularity on which the outsider is unaware then take the resources of the law। ये कहते हैं कि और इसके रिगार्डिंग आप लॉ के अंदर भी अपने न्यायाधीश के पास भी नहीं जा सकते कि हाँ मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो मेरे साथ क्या किया जाए, जस्टिस किया जाए। बट अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर आप क्या है अपने लॉ की क्या है हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। MOA के साथ क्या है रिलेशनशिप किस किस की होती है, किस किस की रिलेशनशिप को ये शो करता है। MOA की अगर बात की जाए तो MOA जो है कंपनी के और आउटसाइडर के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है। बट AO की बात की जाए तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में क्या है रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज दैट कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बिल्कुल अलग डॉक्ट्रिन है, ये बिल्कुल अलग थ्योरी है, प्रिंसिपल है, जो क्या कहती है। ये कहते हैं कि अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना कंपनी के अंदर या कंपनी के मेंबर के द्वारा परफॉर्म की जानी जो कि आपके प्रोविजंस के अंदर लिखी नहीं हुई है। आप उस प्रोविजंस को लिमिट को क्रॉस करके कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करते हो जो बिल्कुल भी इलीगल है, जो बिल्कुल भी क्या है आपके प्रोविजंस के अंदर लिखी नहीं हुई है। ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी है ये क्या कहते हैं इसके बारे में कहते हैं कि सच एक्ट ऑफ द कंपनी विच आर बाउंड बाय द स्कोप ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल आर रिम्ब्रेस्ड टू अल्ट्रा वायरस। ये कहते हैं कि ऐसी स्कोप या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करना जो कि बियॉन्ड है, किसके बियॉन्ड, आर्टिकल और मेमोरेंडम के। ये कहते हैं कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन अ व्यू। ये कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी बनती है उसका कुछ एक मेन उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कंपनी क्या है अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड नहीं करती है, राइट। वो उद्देश्य कहाँ लिखा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ठीक है। अगर वो कंपनी उस उद्देश्य के रिगार्डिंग काम ना करते हुए कोई और तरह से काम करे, अगर मैं यहाँ पे आप एग्जांपल लूँ कि आपने मान लो कि अपने पेरेंट्स से क्या है 8,000 रुपीज़ लिए हैं, किस लिए
कि आप कहीं से कोचिंग लेना चाहते हो, ठीक है। बट अगर क्या किया जाए, अगर आप बच्चों इस 8,000 का यूज़ अपनी स्टडी में ना लगाकर किसी और फर्दर यूज़ के अंदर लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। तो क्या हुआ, आपकी लिमिट को, जो आपको लिमिट दी गई थी, आप उस लिमिट से बाहर जाकर उस मनी का यूज़ कर रहे हो। तो एक तरह से बहुत गलत बात है, जिसके कारण से क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपको काम करना था वो आप नहीं कर रहे, ठीक है। ये स्टडी के लिए था, बट आपने कहीं क्या है, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कहीं अपने फ्रेंड को दे दिया, उसको ज़रूरत थी, मतलब कुछ भी यूज़ हो सकता है। बट जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था उससे हट कर आप कहीं और यूज़ में लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से कंपनी के अंदर होता है, जब कोई कंपनी अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करती है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर वो क्या है, अपनी लिमिट के अंदर वो काम नहीं करती। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव आल्सो डिफाइन द स्पेयर एंड लिमिट ऑफ अ कंपनी। उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी लिमिट भी डिफाइन की जाती है कि इतनी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी के अंदर आप काम को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को डन कर सकते हो। तो कहते हैं कि इफ अ कंपनी कैन नॉट डू एनी सच एक्ट, अगर कंपनी इस तरह के ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह की एक्ट नहीं कर रही है, विच इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम और इन अ नॉट रिलेटेड टू द कंपनी ऑब्जेक्टिव, और ऐसे काम करती है जो कि मेमोरेंडम में भी नहीं लिखी हुई है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं और उसके रिगार्डिंग वो रिलेटेड भी नहीं करती, ठीक है। मीन्स कि उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई की जा रही है, वो प्रोसेस आपके मेन ऑब्जेक्टिव को शो नहीं करती। मीन्स कि वो कहीं और ही लेके जा रही है, जो काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस को क्या कहेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मीन्स कि आपका जो काम था, आप उसके करने की बजाय कोई और काम कर रहे हो, जो आपके काम के बिल्कुल, जो आपके ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल बहुत ही दूरी बनाती है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि दीज ऑल कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड द स्टेटेड एक्ट इज वॉइड। जो भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड कहला जाएगा। तो यहाँ पे प्रोविजंस क्या बनाए गए हैं, प्रोविजन ऑफ ए लॉ हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, उसके दो ऑब्जेक्टिव है अब हमारे कानून के, कि जब भी कोई कंपनी अपने अपने आप को इनकॉर्पोरेटेड करती है, तो कम से कम इन दो प्रोविजंस का तो बिल्कुल ध्यान लेके चले। फर्स्ट इज दैट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स का क्या करे, अपने शेयर होल्डर का इंटरेस्ट का बहुत ही ध्यान रखे, क्योंकि अगर शेयर होल्डर निराश हो गया, तो कंपनी के बंद होने के साथ साथ कंपनी को इंसॉल्वेंट भी की पोजीशन भी आ सकती है, लिक्विडेटर अपॉइंट करके कंपनी बंद भी हो सकती है। और दूसरा क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को भी नुकसान ना पहुंचे। एग्जाम्पल, ये कहते हैं कि शेयर होल्डर मनी यूज, शेयर होल्डर की जो पैसा है यूज किया जाना चाहिए फॉर कमर्शियल एक्टिविटी दैट्स स्टेटेड इन द कंपनी एमओए नहीं हुए, जो कंपनी के एमओए और एओ के अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी मान लो कि इंडस्ट्रियल, मान लो कि क्या है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट क्या है प्रोड्यूस करती है, तो आपका पैसा उन कॉस्मेटिक के लिए ही यूज़ होना चाहिए, किसी और फर्दर के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए। तो ये होता है, मीन्स कि अपने शेयर होल्डर के साथ कोई धोखा ना करना। जैसे कि यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ धोखा करोगे, अगर वो पैसा आपकी स्टडी में ना लग के आप क्या कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो। इसी तरह से थर्ड पार्टी की अगर एग्जांपल लिया जाए, तो थर्ड पार्टी के अंदर कहते हैं कि आउटसाइडर मनी विल बी नॉट मिसयूज्ड। कई बार क्या होते हैं कि कहीं किसी और के जो मटेरियल होते हैं आप किसी गलत काम के लिए यूज़ कर देते हैं, तो वो क्या होते हैं, थर्ड पार्टी भी के लिए भी बहुत हार्मफुल पहुंचाती है। तो यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स। मीन्स कि जब आप इस तरह की गलत ट्रांजेक्शन करते हैं, इस तरह की गलत कॉन्टैक्ट करते हैं, तो क्या क्या इफेक्ट, किस किस पर किस तरह से इफेक्ट डालने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। तो यहाँ पे कहते हैं कि वॉइड कॉन्टैक्ट, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी इस तरह से कॉन्टैक्ट करती है जो कि उसकी लिमिट से बिल्कुल बाहर है, तो ऐसे कॉन्टैक्ट को वॉइड कहेंगे, उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ, देखिए कहते हैं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बियॉन्ड इट्स राइट आर स्टेटेड इन द एमओए इज वॉइड। कोई भी ऐसा काम करे जो एमओए के नहीं है, वो वॉइड कहलाएगा। इफ ऑल द मेंबर ऑफ अ कंपनी गिव अप्रूवल, ऐसे अगर मान लो कि उस काम को करने के लिए मेंबर, जितने भी कंपनी के अंदर मेंबर, उन्होंने अप्रूवल दे दी है, ठीक है, मीन्स कि अपनी सहमति दे दी कि हाँ कर लो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपनी नॉट बाउंड बाय सच अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं होगी। मीन्स की टोटली अगर बात की जाए तो वो प्रॉपर वॉइड कहलाएंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति उस लिमिट को क्रॉस करके कोई कॉन्टैक्ट करता है, तो वो खुद लाइबल होगा, कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी, वो खुद लाइबल होगा, पर्सनली उसे अपनी
प्रॉपर्टी का यूज़ करके चाहे उसकी डेट को राइट ऑफ करना पड़े। नेक्स्ट कहते हैं कि इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कि आपके प्रति कोई आवाज़ उठाए, आपके प्रति कोई केस दर्ज कर दे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि आपको बताते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कि जो लिखा हुआ है वो तो कर नहीं रहे बट कुछ और करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आपको 8,000 रुपये दिए थे वो ट्यूशन के लिए या फिर किसी भी एकेडमी के अंदर ज्वाइन करने के लिए, बट वो बात आपको क्या है ब्रदर या फिर सिस्टर को पता लगी, तो वो सीधे जाके कहाँ बताते हैं? अपने पेरेंट्स को बताते, अपने मम्मी पापा को बताते कि देखिए आपने पैसे दिए थे, ये कहीं और गलत काम में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसके प्रति क्या किया, एक्शन लिया। आपके प्रति आपने के ब्रदर ने या फिर आपकी सिस्टर ने एक्शन लिया कि अपनी मम्मी को शिकायत की या फिर अपने पापा को शिकायत की कि वो गलत काम कर रहा है, तो उसको रोकिए। तो इसी तरह से शेयर होल्डर मनी यूज्ड बाय कंपनी के द्वारा यूज़ की जाती है, बट नॉट फॉर सम पर्पज विच इज स्टेटेड इन द MONAOA मीन्स दोज एक्टिविटी डन विच इज कॉन्ट्रेरी। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी के अंदर वहाँ आपका पैसा यूज़ किया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स जो MOA के अंदर लिखा होता है कि आपका पैसा लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, बट आप कंपनी क्या कर रही है, आपका पैसा ड्रग्स को या फिर किसी इलीगल काम के लिए यूज़ कर रही है, तो क्या है आप उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। देन क्या होगा इसके बाद पढ़िए, देन शेयर होल्डर कैन गेट द इंजंक्शन फ्रॉम द कोर्ट एंड स्टॉप द कंपनीज फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। और कंपनी को ऐसे काम करने के लिए रोक सकती है, जैसे कि वो अपने आप को बताएगा कि हाँ इस तरह से उन्होंने पैसे लिए थे, तो इस वहाँ पे काम यूज़ ना करते हुए कहीं और यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर की क्या पर्सनल लायबिलिटी होगी जब वो इस तरह के गलत काम करेगा, इस तरह के अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करेगा। ये कहते हैं कि कंपनी एक्सेप्ट एसेट्स यूज कंपनी ऑब्जेक्टिव नॉट पर्सनल, कि कंपनी की एसेट्स जो होती है, फिक्स एसेट्स हो चाहे हमारी नॉन करंट एसेट्स हो, उन सभी का यूज किस लिए किया जाता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, कोई पर्सनल के लिए नहीं किया जाता है। बट कंपनी के जो डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, कंपनी की एसेट्स कम दामों पर बेचे जा रहे हैं अपने खुद के इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए। मीन्स कि मान लो कि मार्केट के अंदर क्या है, उस पर आपकी कंपनी के एसेट्स की वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, छोटी सी ज़मीन है उसकी 5 लाख क्या है वैल्यू है, बट जो डायरेक्टर है उसे 3 लाख या फिर 2 लाख के अंदर उसे सेल करके बाकी ऊपर का जो 2 लाख या 3 लाख रुपए बच गया वो खुद कमा रहा है, तो इसका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि इस तरह की अगर डील करता है, सेल परचेजिंग करता है, तो डायरेक्टर खुद लायबल होगा कंपनी को पैसे देने के लिए। ठीक है, इफ द डायरेक्टर सेल द कंपनी एसेट्स टू द थर्ड पार्टी, द डायरेक्टर इज लायबल टू रिम्बर्स द कंपनी अमाउंट। डायरेक्टर इसके लिए खुद रिम्बर्स करेगा उस कंपनी के अमाउंट के लिए। ठीक है, रिम्बर्समेंट का मतलब मैं वैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या है, कुछ एक बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, सीधा इस लेक्चर से शुरू कर रहे हैं। तो रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है, जैसे भी मान लो कि आप कहीं टूर पे गए कंपनी की तरफ से, ठीक है, आपका वहाँ जाने में कितना खर्चा हो गया है, एक सेकेंड आपका मैं यहाँ करके बताती हूँ, एक सेकेंड यहाँ दिखाती हूँ। आपका वहाँ जाने में 10 लाख रुपए क्या है खर्चा हो गया। ठीक है, कंपनी ने अभी तक आपको 1 रुपया भी नहीं दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से ट्रैवलिंग करके आ गए, आपने बोला कि कंपनी को कि मेरा इतना इतना खर्चा हुए तो आप मुझे दीजिए, तो तब कंपनी उसे वापस यही अमाउंट दे देगी 10 लाख रुपए। तो ये होता है कि आपने पहले खर्चा कर दिया, उस खर्चे को कवर करने के लिए कंपनी उसे बाद में पे कर रही होता है रिम्बर्समेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि ओनली इफ द रिसिप्टेंट वाज अवेयर द एक्टिविटी इज बियॉन्ड द पावर ऑफ अ कंपनी। ये तभी होगा जब थर्ड पार्टी को पता होगा कि जो भी काम किए जा रहे हैं ये कंपनी के बियॉन्ड ऑफ एक्टिविटीज़ के नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात की जाए तो अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन करना जो कि हमारी प्रॉपर्टी के बिल्कुल विरुद्ध है, एज इट इज़ सेम पॉइंट है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसके कारण थर्ड पार्टी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच हो रहा है, टूट जा रहे हैं। मीन्स की ये डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि जितना भी काम परफॉर्म किया जाए वो अपनी लिमिट के अंदर परफॉर्म करें, जिससे ना तो उसको कंपनी को लॉस पहुंचे,
कंपनी को लॉस पहुंचे, ना उसके शेयर होल्डर को लॉस पहुंचे, ना ही किसी थर्ड पार्टी को लॉस पहुंचे। तो सारी की सारी एक्टिविटी क्या इस तरह से परफॉर्म करे कि सारे के सारे क्या रहें, खुश रहें, कंपनी भी खुश रहे, शेयर होल्डर भी खुश रहे, हमारी थर्ड पार्टी भी बिल्कुल खुश रहे। बट इफ डायरेक्टर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है आउटसाइडर के साथ जो कि हमारी पावर के बिल्कुल बियॉन्ड है, बिल्कुल बाहर है, तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी ना, तो सारी की सारी बियर कौन करेगा, डायरेक्टर खुद पर्सनली यूज बियर करेगा अपनी खुद की प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे लेक्चर होता है फिनिश। मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, फिर भी कोई अगर पॉइंट रहता है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 प्रोस्पेक्टस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं करवाने वाली नहीं हूँ। आपके वैसे टोटल 16 चैप्टर हैं, 16 में से फर्स्ट आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं बिना देखे, और चैप्टर नंबर 16 स्किप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपके टोटल 14 चैप्टर रह गए, क्योंकि 16 में से 2 मैंने कटवा दिए हैं, तो 14 रह गए हैं। 14 में से मैंने क्या करवा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, और अब मेरे रहते हैं 8 चैप्टर विद इन दिसंबर। मेरी कोशिश ये रहेगी दिसंबर और जनवरी की फर्स्ट 2 वीक के अंदर, फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर, मीन्स की 15 जनवरी तक आपका कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टेंशन लगातार वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, और वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।